सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेडिकल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीआईसी की काउंसलिंग 7 सितंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था कि बस कट ऑफ्स जो होती हैं वो किस तरीके से वैरी करती हैं यूपीआईसी की काउंसलिंग में। किस राउंड में कट ऑफ ज़्यादा रहती है, किस राउंड में कट ऑफ कम रहती है, या फिर जो है कि हम बस और जो हमारी रैंक्स के अकॉर्डिंग हमें पेड काउंसलर लेना चाहिए, या फिर जो होता है हमें नॉर्मल खुद से ही करानी चाहिए। इस तरीके के फैक्टर्स, या फिर बहुत इन कट ऑफ्स के वेरिएशन का क्या असर पाता है हमारी चॉइस फिलिंग पे, या इन कट ऑफ्स के वेरिएशन से हम कैसे डिसाइड करें कि हमें चॉइस फिलिंग कैसी रखनी है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। ठीक, तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हाउ कट ऑफ फ्लक्चुएट इन डिफरेंट राउंड्स। ठीक है, कट ऑफ किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स में डिफरेंट होती है, ऊपर ज़्यादा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैं पिछले 3 सालों से यूपीएससी काउंसलिंग करा रहा हूँ डिफरेंट स्टूडेंट्स की। एंड यूपी के 9 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट। ठीक है, 9 के 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं 21 में, 22 बैच में, 23 बैच में, उनको मैंने गाइड किया है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैंने देखा है अभी तक, वो ये है कि जो राउंड 1 की अगर हम बात करें तो पूरे यूपीएससी की काउंसलिंग में जो मतलब नॉर्मल अगर राउंड्स की बात करें तो जो सबसे कम कट ऑफ रहती है ना, वो रहती है राउंड 1 के अंदर। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि शायद राउंड 2 या मॉक में आना कम हो जाती होगी, या राउंड 1 में जो होती है मतलब ज़्यादा होती होगी। तो नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि यूपीएससी के केस में ये चीज़ देखी गई है कि जो राउंड 1 है, राउंड 1 में सभी राउंड्स के कंपैरिजन में सबसे कम कट ऑफ है ना जाती है। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ रहना चाहिए कि जब भी हम लोग है ना राउंड 1 का है, तो हम लोग उसमें बहुत अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग करें, बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करें। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग जो होता है कि हम भाई क्या चूज़ कर रहे हैं, बीएमएस, बीएचएमएस, या फिर दोनों एक साथ डाल रहे हैं उसमें। तो किस तरीके से मतलब इस राउंड में आपकी चॉइस फिलिंग बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो जो सबसे कम कट ऑफ देखी जाती है वो देखी जाती है राउंड 1 में। अब जैसे कि आप सबको पता होगा कि राउंड 1 के बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको अपग्रेड का। ठीक, अपग्रेड की बात करें अगर, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि 2 तरीके के अपग्रेड होते हैं। एक होता है नॉर्मल अपग्रेड, यानी कि राउंड 1 का जब आपका रिजल्ट आया तो राउंड 1 की जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई है ना, उसमें जो आपको कॉलेज मिला था आपने अपग्रेड कर डाला। ठीक है, अगर आपने अपग्रेड कर डाला और जो कोई कॉलेज आपको अपग्रेड हुआ तो आपको वो हो गया। ठीक, एक तो ये वाला अपग्रेड है। दूसरा वाला क्या होता है कि जिसने मान लीजिए है ना कि फर्स्ट राउंड का डाला, ठीक है, फर्स्ट राउंड में उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उसने अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया। तो अपग्रेड में क्या है कि कई बार क्या होता है कि न्यू स्टूडेंट्स को फ्रेश अलॉटमेंट भी हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो आई थी उसमें उनको कोई कॉलेज नहीं मिला था, लेकिन जो अपग्रेड की अलॉटमेंट लिस्ट आई है उसमें उन्हें फ्रेश कॉलेज अलॉट हो गए हैं। ठीक, आपको हो सकता है समझ में आ रहा हो, है ना। तो उसमें हम देखें अपग्रेड वाले केस में तो राउंड 1 से भी कम में, ठीक है, कई बार कई सारे बच्चों को जो है ना अपग्रेड के अंदर भी है ना कॉलेज मिले हैं। ठीक, दूसरी चीज़ अपग्रेड में ऐसा भी सीन रहता है जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको कोई बेकार कॉलेज मिल गया, मान लीजिए गाजीपुर मिल गया, कुछ मिल गया, आप अपग्रेड डालते हैं तो उससे हो सकता आपको जो है ना आजमगढ़ मिल जाए, आपको जो है मतलब ना दूसरा मुरादाबाद मिल जाए। इस तरीके तो अपग्रेड में काफ़ी बेहतर चांसेस रहते हैं कि लोअर कॉलेज से अपर कॉलेज में उठने के। ठीक है, तो अपग्रेड किस चीज़ पर मैटर करता है, याद रखिए अपग्रेड के लिए आप चॉइस फिलिंग चेंज नहीं कर सकते। तो चॉइस फिलिंग जो होगी अपग्रेड की, वो जो राउंड 1 की चॉइस फिलिंग होगी ना उसी की बेसिस पे अपग्रेड होगा। ठीक है, और अपग्रेड कैसा होता है, नीचे से ऊपर होता है। यानी जो आपने मान लीजिए 10 कॉलेज डाले थे तो आपको मान लीजिए 7th नंबर पे कॉलेज मिला, तो अपग्रेड पे क्या होगा कि 7 से 6 जा सकता है, 5th जा सकता है, 4th जा सकता है, 3rd, 2nd, 1st ऐसे जा सकता है। कभी ऊपर से नीचे नहीं आएगा अपग्रेड में, हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। तो यार कि जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ कोई कॉलेज रखा है 5th नंबर पे, ठीक है, और जो है आपको अलॉट हो गया है 5th नंबर का कॉलेज। ठीक है, अब लेकिन क्या है कि उससे एक अच्छा कॉलेज जो है आपने है ना नीचे रख दिया उसके। ठीक है, और आपने अपग्रेड कर डाला। ठीक, तो अपग्रेड में जो है ना ऊपर जो आपने डाले होंगे कॉलेज वही मिलेंगे, नीचे की तरफ नहीं जाएगा वो कभी भी। ये नहीं कि हाँ कि आपको लोअर कॉलेज मिला तो आपको अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपने जो उससे ऊपर डाला वो वही वाला कॉलेज मिलेगा। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चॉइस फिलिंग
बहुत अच्छे से करें राउंड 1 में, ठीक है। देन फिर आता है राउंड 2। यूपीएससी की पूरी काउंसलिंग में जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ में जो रहता है वो रहता है राउंड 2। सबसे हाई कट ऑफ इसी राउंड में जाती है, जितने भी राउंड्स हम देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा राउंड 2 में ही कट ऑफ जाती है। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। देन फिर आता है राउंड 3। राउंड 3 या जैसे हम लोग कहते हैं मॉपअप। वॉकअप में क्या होता है कि फर्स्ट राउंड से तो थोड़ी ज़्यादा जाती है, देखिए फर्स्ट राउंड से थोड़ी ज़्यादा जाती है लेकिन सेकेंड से कम जाती है काफ़ी, सेकेंड से कम लेकिन जो है फर्स्ट राउंड से थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, ठीक। इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी। देन फिर आता है हमारा फाइनल स्ट्रे राउंड। जैसे कि मान लीजिए उसके बाद अगर सीट्स बढ़ जाती हैं मॉपअप के बाद भी, तो वो सीट्स जो होती है वो स्ट्रे राउंड्स के थ्रू फिल की जाती हैं। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होता है कि वो ऑन स्पॉट काउंसलिंग में हो जाता है। अब ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी में क्या होता है कि राउंड 1 से थोड़ा सा जो है मतलब बस उठ के जाती है लेकिन राउंड 1 से कम तो नहीं जाती, ठीक। लेकिन ये याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट्स जो होते हैं ना वो राउंड 1 में और ब्रेक के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। राउंड 2 में सीट्स कुछ बचती हैं एंड राउंड 3 में भी कुछ ही बचती हैं और स्ट्रे में तो बहुत ही कुछ बचती है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो होती है ना वो इस दोनों फेज के दौरान ही फिल हो जाती है, ठीक। यानी कि आपका राउंड 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया फिर स्ट्रे का, ठीक। यानी कि मैं फिर से वही बताता हूँ कि आप अपनी चॉइस फिलिंग पूरी सारे इस प्रोसेस में चॉइस फिलिंग वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ये डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, अच्छा मिलेगा, खराब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके मार्क्स अच्छे लेकिन आपने अगर खराब चॉइस फिलिंग की है तो आपको खराब कॉलेज भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स एवरेज भी हैं लेकिन आपने चॉइस फिलिंग अच्छी की है तो आपको एक सही कॉलेज भी मिल सकता है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग मेन फैक्टर है। अब मैं उसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ पे और बताऊंगा कि रीज़न क्या रहता है इस चीज़ का, कि जो है ना कि कट ऑफ का इन वेरिएशन का रीज़न क्या रहता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला रीज़न होता है वो होता है बीएमएस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला रीज़न क्या है, सबसे पहला रीज़न जो है वो है बीएमएस। बीएमएस के कई लोगों को कोई होगा कि बॉस बीएमएस कैसे रीज़न हो सकता है, हम तो बीएचएमएस की काउंसलिंग करा रहे हैं। देखो कई लोगों का क्या होता है कि माइंडसेट क्या होता है कि उनका सोचना होता है कि नहीं मुझे तो यार बीएमएस चाहिए, बीएमएस चाहिए। या फिर जो इस तरीके होता है या तो फिर ऐसा होता है उनका कि मैं एक काम करता हूँ कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ है ना मतलब ये बीएमएस से कॉलेज भर देता हूँ और बीएचएमएस के रखता ही नहीं हूँ, है ना। तो अगर इस तरीके से रखते हैं तो फिर क्या होता है भाई, उनके मार्क्स अगर नहीं है बीएमएस लाइक तो उनको बीएमएस तो मिलता नहीं है और बीएचएमएस नहीं डाला उसे तो फिर है ना वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अब ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे बच्चे जब उन्हें फर्स्ट राउंड उनका पूरा हो जाता है तो फिर वो आते हैं जब उनको रियलाइज होता है कि नहीं बीएमएस तो नहीं मिल रहा था मुझे बीएचएमएस के भी कॉलेज डालने चाहिए थे। तब फिर क्या होता है कि वहाँ पे वो राउंड 2 में ये सारा बच्चा जो बीएमएस के लिए पहले इधर डाला था और इससे बीएचएमएस नहीं चूज किया था, ये सारा बच्चा आ जाता है राउंड 2 में। अब राउंड 2 में जब इतना सारा बच्चा आ जाता है कंप्लीट करने के लिए तो फिर क्या रहता है कि कट ऑफ राउंड 2 में उठ जाती है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे क्या रहता है कि जिसने बीएचएमएस उसको मालूम था कि उसको बीएचएमएस ही मिलना है, ठीक है। और उसने उस चीज़ को सोचते हुए या तो फिर बीएमएस कंबाइंड डाले या फिर सिर्फ बीएचएमएस डाले, इसकी वजह से इधर के एरिया में उसको राउंड 1 के अंदर ही एवरेज मार्क्स वालों को भी या कॉलेज जो है ना सही मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बीएमएस वाले के चक्कर में है ना राउंड में जो है ना कट ऑफ उठ जाती है क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होता है कि रियलाइजेशन होता है तो ज़्यादा मार्क्स वाले फिर वो इधर आ जाते हैं या हम बीएचएमएस डालेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है कट ऑफ उठ जाती है। देन राउंड 3 में क्या होता है कि इधर तक सीट फुल हो गई, पहले ही मेजॉरिटी ऑफ द सीट फुल हो गई, या कोई छोड़ता है या कुछ ऐसी बचती है तब जाते कहीं राउंड 3 में सीट्स बचती है तो वहाँ पे भी। लेकिन उसमें भी सेम सीन रहता है कि जो इन दोनों में मतलब है ना छोड़ दिए कॉलेज या फिर है ना जो बाकी में पूरा सीन रहा उसकी वजह से वो बच्चे फिर इधर आए तो राउंड 3 में भी कट ऑफ ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं जाती क्योंकि ये लोग तो सीट्स लेके बैठ जाते हैं। फिर आता है स्ट्रे में थोड़ी बहुत यार सीट्स बचती है तो फिर थोड़ी बहुत सीट्स से तो आपको पता ही है कि कॉम्पिटिशन देन लास्ट में कई साल को रियलाइजेशन होता है कि ये काम करता है कॉलेज ले ही लेते हैं तो उसकी वजह से यहाँ स्ट्रे में आना और जो है मतलब थोड़ी सी इनकी कंपेरिजन में कम रह जाती है लेकिन जो है राउंड 1 से हल्का सा ऊपर जाती है, ठीक। दूसरा रीजन रॉन्ग चॉइस फिलिंग। रॉन्ग चॉइस फिलिंग में मैंने आपको बता चुका हूँ इसी के साथ में कि रॉन्ग चॉइस फिलिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पर। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट का क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि काउंसलिंग में उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होते नहीं हैं। जैसे कि मान लीजिए सर्टिफिकेट पहने का चाहे रिसेंट का चाहिए था, उनके पास बहुत पुराने सर्टिफिकेट थे जिसकी वजह से उन्हें राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं मिला या तो फिर है ना उनको जो है वहाँ पे
उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, तो वो लोग है ना रह जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे लापरवाही करते थे जिसकी वजह से उनका ये हिस्सा मेन वो चला जाता है, खराब हो जाता है। टेंथ में यहाँ पे कट ऑफ्स और ये सब पूरा हाई वगैरह का ऐसा पूरा सीन रहता है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा वेरिएशन जो कि अभी यूपीएससी काउंसलिंग में आपको देखने को मिलता है कट ऑफ में, और चॉइस सेलिंग का कहते हैं इम्पैक्ट पड़ता है इससे, वो सारी चीज़ें सारे पूरा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बात करना चाहूँगा कि कई सारे स्टूडेंट्स क्या है कि जो यूट्यूब पे डिफरेंट काउंसलर्स को देख रहे हैं प्रेजेंट में, BHMS के होम्योपैथी के, है ना, एंड जो है उनसे पेड काउंसलिंग के लिए आप जाते हैं, तो आप किसी भी पेड काउंसलिंग को चूज़ करें, किसी को भी, चाहे वो आप मेरी पेड काउंसलिंग चूज़ करें या किसी भी और यूट्यूबर की चूज़ करें, आपको तो सिंपल सी चीज़ ये है, पहली चीज़ आप ये क्लियर करिए कि क्या वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला सकते हैं। सिंपल चीज़, कॉलेज कोई कहता है कि मैं कॉलेज दिला दूंगा, ये नहीं कहा मैं गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा, तो फिर आप वहाँ पे अपना चांस लीजिए। प्राइवेट में तो कोई भी दिला देगा, आप खुद से करेंगे, प्राइवेट तो मिल ही जाता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का वो करते हैं तो फिर आप जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप पेड काउंसलर्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, ठीक है। आप उसके बाद में पता करें उसके वो कितने सालों से काउंसलिंग करा रहा है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, सारी चीज़ें पता करें, देन फिर है ना उसके पास जाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें याद रखें कि जो है ना कि पेड काउंसलिंग जो अगर आप चूज़ करें तो बहुत सोच समझ के और ध्यान से चूज़ करें, ठीक है। इवन मेरी भी, मैं अगर आप मेरी चूज़ करना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं पिछले 3 सालों से है ना BHMS की और यूपी काउंसलिंग करा रहा हूँ। यूपी के सभी 9 कॉलेजेस में मेरे गाइड किए हुए स्टूडेंट्स पहले से प्रेजेंट हैं, 21 बैच, 22 बैच, 23 बैच और ये 24 बैच भी होगा। इसके साथ ही ऑल इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं यूपी को छोड़ के अदर स्टेट्स में भी, है ना, जितने भी स्टेट्स आप ले लें, आप महाराष्ट्र ले लें वहाँ पे भी, राजस्थान ले लें वहाँ पे भी, है ना, फिर उसके बाद आप बिहार के कॉलेजेस ले लें प्राइवेट में, वहाँ के भी, है ना, फिर उसके बाद दिल्ली ले लें, वेस्ट बंगाल ले लें, या कहीं का भी ले लें, कर्नाटका, तेलंगाना, हर जगह है ना मेरे गाइड किए हुए स्टूडेंट्स पे ऑलरेडी प्रेजेंट है जिनकी मैंने काउंसलिंग कराई है, ओके। तो अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है पेड काउंसलिंग के लिए तो वो टेलीग्राम पे डीएम कर सकता है, डॉक्टर संजय सिंह मेरी आईडी है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे द हॉबी मेडिकल सर्च कर दीजिएगा, मैं वहाँ आपको मिल जाऊँगा, ठीक है। अगर मेरे फी चार्जेस की बात की जाए तो बहुत ही मिनिमम फी चार्जेस हैं मेरे पेड काउंसलिंग की, ओनली 1500 है, ठीक है। एंड अगर आप मान लीजिए फाइनेंशियली वीक है या जो भी है तो आप मुझे वैसे भी बता सकते हो, तो मैं उसके लिए भी अरेंजमेंट आपके लिए कर सकता हूँ, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा, तो थैंक यू।